गलती हो गई हो और ये इंटरिम ऑर्डर है, तो मामला बहुत पेचीदा हो गया है। और मैं समझता हूं कि पेचीदगी को ठीक करने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है, और सुप्रीम कोर्ट हर मुद्दे को संज्ञान में रख करके कानून जो कहता है उसको भी, और जो प्राकृतिक न्याय कहता है उसको भी, और जस्टिस हैज टू बी सीन उसको भी। कानून के घेरे में तो कोई एविडेंस नहीं मिला था, जेसिका लाल को कोर्ट ने बरी कर दिया था, इसी दिल्ली हाई कोर्ट ने बरी किया था। लेकिन फिर क्या हुआ, जेसिका लाल के कोर्ट केस को सुओ मोटो लिया गया, फिर रीओपन हुआ और फिर साक्ष्य जुटाए गए, और फिर साक्ष्य के बाद आज जो अपराधी हैं वो सजा काट रहे हैं। ये और बात है कि पैरोल पर छूटते रहते हैं लेकिन सजा काट रहे हैं। लेकिन इसी दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि नहीं, इन द एब्सेंस ऑफ एविडेंस हु किल्ड जेसिका इट इज नॉट क्लियर, देयरफॉर जो एक्यूज्ड हैं वो बरी हो गए। तो दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले कालांतर में भी विवादास्पद रहे हैं। एक बार फिर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जस्टिस ने गलत फैसला किया या सही फैसला किया, ये अभी इंटरिम ऑर्डर है, लेकिन इससे संदेश बहुत खतरनाक जा रहा है समाज में। संदेश ये जा रहा है कि कानून बिक सकता है, कानून को खरीदा जा सकता है, कानून को खरीद लिया गया है। और कौन खरीदा है? जो हर पार्टी में रहते हुए ऐसा व्यक्ति जो उन्नाव का एक प्रकार से माफिया है। वो समाजवादी पार्टी से भी जीतता है, कांग्रेस से भी जीतता है, बहुजन समाज पार्टी से भी जीतता है, बीजेपी से भी जीतता है। इसलिए नहीं कि बहुत ही पॉपुलर नेता है, इसलिए कि उनके ऊपर आरोप है कि वो माफिया है, वो दबंग है, अपनी दबंगई से चुनाव जीतता रहा है। तो अब इस तरह के दबंग को अगर आप 15 लाख रुपए, आप सोचिए, आप 15 लाख रुपए उनको कह रहे हैं जुर्माना भरने के लिए, 15 लाख रुपए ये कहां से ला रहा है? ये जो एमएलए है, इसका मतलब पैसे वाला भी है ये व्यक्ति, तभी तो कोर्ट इनके ऊपर 15 लाख का जुर्माना भर रहा है, आर्थिक दंड लगा रहा है। और 15 लाख तो ये फौरन भर देगा। अगर एक केस में ये डिसमिस हो जाए मामला, बलात्कार का आरोप, संगीन आरोप अगर इसके डिसमिस हो जाती है तो करोड़ों रुपए जमा कर दे। इसलिए कोर्ट को बहुत गंभीरता से इस मुद्दे को देखना पड़ेगा। मैं अभी तत्काल इस मुद्दे पर कोई वर्डिक्ट नहीं दे रहा हूं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि समाज में यह संदेश जा रहा है कि कानून बिक रहा है, कानून को बेचा जा रहा है। मैं जस्टिस काटजू के तर्क को अभी सुप्रीम कोर्ट के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि अब ये अपील सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी हो रही है, आज ही मूव कर चुका है, सीबीआई मूव कर रही है कोर्ट में, और विक्टिम के जो वकील हैं वो भी मूव कर रहे हैं कोर्ट में। तो हो सकता है कि इंटरिम ऑर्डर पर अभी जब चर्चा होगी और उसमें पब्लिक सेंटिमेंट बहुत महत्वपूर्ण होगा, तो सीजीआई के लिए यह बहुत गंभीर सिचुएशन है कि राजा राम की तरह अब राम को भाई कह दिया एक ने कि भाई आपकी जो पत्नी है वो भाग गई थी, तो आपको अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। तो अब राम की भूमिका में सीजीआई को आना पड़ेगा कि अग्नि परीक्षा करवानी है या नहीं करवानी है, उनके बेल को कैंसिल करना है या नहीं करना है। बेल कैंसिल भी किया जा सकता है क्योंकि वो ऑलरेडी जेल में रहेंगे, वो जेल से बाहर जा नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके मर्डर के चार्जेज में वो उनको 10 साल काटना है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास एक लिवरेज तो है कि ये हाई कोर्ट के फैसले को रोक करके अपील शुरू की जाए और हाई कोर्ट को आदेश दिया जाए कि आप इसकी सुनवाई करिए। सुप्रीम कोर्ट ऐसा कह सकती है कि अभी क्या हड़बड़ी है उन्हें बेल देने की, आवश्यकता क्या है उन्हें बेल देने की। हां, फिर जस्टिस काटजू ने यह कहा है कि लेकिन अगर अपराध साबित हो गया कि इन्होंने नहीं किया है, तो फिर जो इनका जो जेल काटने का जो रहा है, इसकी खाना पूर्ति कौन करेगा? यह जस्टिस काटजू का आर्गुमेंट है। तो बहुत ही पेचीदा, बहुत ही तकनीकी रूप से फंसा हुआ मामला है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, जो योगिता कह रही थी कि इस तरह के लोग इसी कानून के तकनीकी पक्ष को हथियार बना करके अभी तक बचते रहे हैं और कानून से खिलवाड़ करते रहे हैं। यह बात सही है, योगिता का यह कहना बिल्कुल सही है कि इस तरह के जो इन्फ्लुएंसर लोग हैं इसी कानून की पेचीदगी को अपना हथियार बना लेते हैं और बड़े बड़े वकील को हायर करके अदालत के सामने इस कानून को रख देते हैं और फिर अदालत के हाथ खड़े हो जाते हैं, साहब कि कानून तो ये कहता है, कानून के हिसाब से तो यही है। अगर अदालत कानून के हिसाब से फैसला न करे और कहे कि भाई अदालत ने अपने विवेक के आधार पर किया है कि व्यक्ति वही है, भले ही पब्लिक सर्वेंट के रूप में, तकनीकी रूप में अपनी ड्यूटी का
का निर्वहन करते हुए वो ऐसा काम किया या नहीं, लेकिन योग्यता का ये कहना कि वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। ये कोई चलता एरू गैरू नत्थु खैरू नहीं है ये। ही इज होल्डिंग ए वेरी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट एंड दैट पोस्ट इज कन्वर्टिंग इनटू पब्लिक सर्वेंट, इट हार्डली मैटर्स। ही इज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, वो एमएलए है। तो एमएलए को कितनी सजा मिलनी चाहिए यह देखना पड़ेगा। या एमएलए को कॉमन मैन से डिफरेंस अदालत करती है या नहीं करती है, बहुत तकनीकी पक्ष है। या एमएलए को इक्वेट कर देगी कॉमन मैन के रूप में। अब इस विषय पर मैं विस्तार से अपने वकील महोदय से भी बात करूंगा, हो सकता है कि मैं नीलेश ओझा जी को भी इस मुद्दे पर लाऊं, लेकिन अभी जो पक्ष है सबसे पहले वो यही है और मामला अभी सुप्रीम कोर्ट चला गया है। तो जस्टिस सीजेआई सूर्यकांत के लिए यह बेहद ही चुनौतीपूर्ण केस होगा, वो किस रूप में इसे देखते हैं और जो लार्जर बेंच है वो किन किन केस लॉ का हवाला देते हैं, कानून क्या कहता है, या इस कानून में अमेंड करने की आवश्यकता है कि व्यक्ति एमएलए है लेकिन गवर्नमेंट सर्वेंट के रूप में उन्होंने ड्यूटी का ये नहीं किया है, या उसको एमएलए को गवर्नमेंट सर्वेंट माना नहीं जाता है लेकिन एमएलए है तो वो इंपॉर्टेंट पोस्ट है। अब इस सबको सुप्रीम कोर्ट एक बार नए सिरे से मुझे लगता है कि उनको बैठना चाहिए। एक बात तो तय है, अगर हत्या के मामले में 10 साल की वो सजा भुगत रहे हैं और रेप के मामले में भी वो 8 साल की सजा भुगत चुके हैं, तो ये आजीवन कारावास में कन्वर्ट होना चाहिए। क्यों? इस तरह के इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति को कि बीभत्स तरीके से न सिर्फ उसके साथ दुराचार हुआ है इसके आरोप हैं, बल्कि 2-3 हत्याएं हुई और वो भी आरोप है कि इन्होंने एक्सीडेंट किया। हालांकि सीबीआई ने उसकी फैक्ट फाइंडिंग्स में क्या दिया है ये अभी डिबेटेबल है, लेकिन इनके ऊपर आरोप है कि जब पीड़िता, उनके वकील, इनके परिवार के और परिजन, मां और ये जा रहे थे तो इनकी गाड़ी को टक्कर मारा गया, जानबूझ करके मारा गया, एक्सीडेंट कराया गया, संजोग से पीड़िता बच गई, बाकी लोग तो उसमें उनकी मौत हो गई है, लेकिन उसे कहा गया कि वो एक्सीडेंट है। अब ये एक्सीडेंट का जो जांच है ये करवानी पड़ेगी, लेकिन ये तय है एक तो पीड़िता के साथ बलात्कार और दूसरा ये जो हत्याएं हैं, ये जो मौत है, अब वो हत्या है कि नहीं है ये सब तो देखना पड़ेगा। मामला बहुत पेचीदा है और मैं समझता हूं कि समाज में एक मजबूत नजीर पेश करने के लिए कुलदीप सेंगर के इस आजीवन कारावास के वर्डिक्ट को सस्पेंड करना अनुचित है। कोर्ट को यह नजीर पेश करना पड़ेगा। अब वो कैसे करेंगे, क्या कानून के हाथ बंधे हुए हैं, ये कानून को देखना पड़ेगा। तो हाईकोर्ट ने तो अपना फैसला कर दिया, उन्होंने तो कह दिया कि नहीं हमने जो फैसला दिया वही उचित है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लिए मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और गंभीरता से सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए कि समाज में लार्जर इंपैक्ट क्या होगा, क्या अगर ऐसा हो गया तो कानून पर से भरोसा उठ जाएगा और आप इस प्रकार से लगातार जुडिशरी करती रही है। तो सीजीआई के काल में अगर ऐसा होता है तो फिर से एक सवाल उठना शुरू हो जाएगा और मैं उम्मीद करता हूं कि सीजीआई सूर्यकांत निश्चित रूप से इस केस को संवेदनशील तरीके से लेंगे और कुलदीप सेंगर की इस वर्डिक्ट को सस्पेंड करेंगे और अपील के लिए शुरुआत कर देंगे और थॉरो इन्वेस्टिगेशन हो, सच्चाई क्या है ये लोगों के सामने में आना चाहिए, सारे एविडेंस पर खुलकर चर्चा हो। लेकिन अभी जल्दबाजी क्या है उनके इस फैसले को सस्पेंड करने की? मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसका जरूर संज्ञान लेगी और इस दिशा में कुछ ना कुछ करेगी और ताकि जनता में यह संदेश जाए कि न्याय बिकता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।